आज के वीडियो में हम सभी भारतीय साक्ष्य अधिनियम के जो भी इंपॉर्टेंट सेक्शन हैं उन सभी इंपॉर्टेंट सेक्शन को देखने वाले हैं कि इंपॉर्टेंट सेक्शन पहला है सेक्शन 3 जो डेफिनेशन की बात करता है। इसमें जितने भी डेफिनेशन दिए गए हैं सारे डेफिनेशन इंपॉर्टेंट हैं, तो उसको एक बार आप लोग देख लीजिएगा। अगला जो इंपॉर्टेंट सेक्शन है सेक्शन 4 वो बात करता है पार्ट ऑफ सेम ट्रांजेक्शन की। जो जनरल रूल है भारतीय साक्ष्य अधिनियम या इंडियन एविडेंस एक्ट का कि सुनी सुनाई बातों पे भरोसा नहीं किया जाएगा, लेकिन कोई भी ऐसा जो स्टेटमेंट है जो ऑफेंस के ड्यूरिंग वो स्टेटमेंट बनाया जा रहा है तो वो उस स्टेटमेंट को जो है एडमिसिबल बताया गया, वही पार्ट ऑफ सेम ट्रांजेक्शन की बात करता है। अगला इंपॉर्टेंट सेक्शन है ओकेजन कॉज और इफेक्ट की, जो कि सेक्शन 5 में बताया गया है। यही इंडियन एविडेंस एक्ट की बात करें तो वो सेक्शन 7 में है। जो इंपॉर्टेंट सेक्शन है सेक्शन 6 जो बात करता है मोटिव, प्रिपरेशन और कंडक्ट के बारे में। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट सेक्शन है वो सेक्शन 7 है जो बात करता है कि फैक्ट नेसेसरी टू एक्सप्लेन और इंट्रोड्यूस। अगला जो इंपॉर्टेंट सेक्शन है वो कॉन्स्पिरेटर की बात करता है कि यदि किसी भी क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी में कोई बात यदि कही जा रही है या फिर की जा रही है तो वो दोनों ही रिलेवेंट होगा। अगला जो इंपॉर्टेंट सेक्शन है वो सेक्शन 9 है। सेक्शन 9 कहता है कि जो फैक्ट रिलेवेंट नहीं है फिर भी वो रिलेवेंट हो जाएगा। कैसे? जैसे मान लीजिए किसी के ऊपर एलिगेशन लगाया जा रहा है कि ए ने बी का मर्डर किया है और ए ने ये जो है प्रूव कर दिया कि वो उस प्लेस पे ना होके जहां ऑफेंस कमिट हुआ है, अदर कहीं दूसरे जगह पे था जहां से वहां तक आ पाना पॉसिबल नहीं था। तो ऐसे कंडीशन में चूंकि उसका कहीं और रहना ये रिलेवेंट तो नहीं है, लेकिन वो रिलेवेंट हो सकता है कब? जब उसका जो है ये दिखाया जाए कि उसके ऊपर जो है क्राइम करने का जो एलिगेशन लग रहा है, तो फिर वो चीजें रिलेवेंट हो जाएंगी कि वो जहां पे ऑफेंस कमिट हुआ है वहां पे जो है था नहीं। अगला इंपॉर्टेंट सेक्शन है सेक्शन 10 जो बात करता है सूट्स फॉर डैमेजेस। मतलब ये केवल सिविल केसेस पे अप्लाई होता है। जो सेक्शन 10 है ये किसी भी डैमेजेस के लिए सूट लाना जो है ये रिलेवेंट बताया गया सेक्शन 10 में। अगला इंपॉर्टेंट सेक्शन है कि सेक्शन 11 जो कहता है कि राइट एंड कस्टम अगर क्वेश्चन में है तो फिर ये राइट एंड कस्टम रिलेवेंट हो जाएगा। अगला इंपॉर्टेंट सेक्शन है सेक्शन 12 जो स्टेट ऑफ माइंड, बॉडी एंड बॉडीली फीलिंग की बात करता है कि किसी पर्सन का जो स्टेट ऑफ माइंड है, जो उसका स्टेट ऑफ बॉडी है या फिर जो उसका बॉडीली फीलिंग है, ये सारी चीजें रिलेवेंट होंगी अंडर सेक्शन 12 ऑफ द BSA। अगला इंपॉर्टेंट सेक्शन है कि कोई भी एक्ट एक्सीडेंटली है या फिर एक्सीडेंटल है या फिर इंटेंशनली किया गया है, ये भी रिलेवेंट होगा अंडर सेक्शन 13 ऑफ द BSA। अगला इंपॉर्टेंट सेक्शन है कोर्स ऑफ बिजनेस जो 14 सेक्शन में डिफाइन किया गया है। और इसके बाद जो अगला इंपॉर्टेंट सेक्शन है वो है सेक्शन 15 जिसमें एडमिशन को डिफाइन किया गया है। एक बातें यहां हम आपको बता दें कि जो भी एडमिशन है एडमिशन केवल सिविल केसेस में किया जाएगा। यही यदि स्वीकृति जो है किसी क्रिमिनल केस में की जा रही है तो वो संस्वीकृति हो जाएगी, उसे कन्फेशन कहा जाएगा। तो या अगर एडमिशन की बात करें तो आप तुरंत समझ जाइए कि ये सिविल केसेस की बात कर रहा है, वहीं कन्फेशन की अगर बात करें तो आप समझ जाइए कि ये क्रिमिनल केस की बात कर रहा है। सेक्शन 16 है कि एडमिशन किसके द्वारा की जाएगी, तो एडमिशन बाय पार्टी और एजेंट। जो उस सूट का पार्टी है वो पार्टी के द्वारा एडमिशन किया जा सकता है या फिर उसके एजेंट के द्वारा एडमिशन किया जा सकता है। एडमिशन बाय हुज पोजीशन मस्ट बी प्रूव्ड, वो एडमिशन कर सकता है। एडमिशन बाय रेफरी भी जो है एडमिशन कर सकता है। जैसे एक एग्जांपल हम आपको बता दें कि जैसे मान लीजिए कि कोई एक प्रोडक्ट है और इसको मान लीजिए मेरे साथ एक बी नाम का पर्सन रहता है जो अक्सर यूज करता है इसको। अब कोई हमसे इस प्रोडक्ट को खरीदने की बात करता है तो मैं ये कह दूं कि बी इसको यूज करता है, बी से पूछ लीजिए कि सही चलता है कि नहीं चलता है। तो बी ने यदि कहा इसके बारे में कि जो भी स्टेटमेंट देगा तो ये बी के द्वारा किया गया जो स्टेटमेंट है वो रिलेवेंट होगा। यही एडमिशन बाय रेफरी सेक्शन 18 में जो है रिलेवेंट होगा। अगला इंपॉर्टेंट सेक्शन है कि जो भी ये 19 सेक्शन इंपॉर्टेंट है, जो भी एडमिशन किया जा रहा है यदि वो एडमिशन करने वाले के अगेंस्ट में किया जाएगा तो वो एडमिसिबल होगा कोर्ट के अंदर। लेकिन यदि वो अपने
भले के लिए अपने पक्ष में कोई एडमिशन कर रहा है तो वो जो है कोर्ट जो है एडमिसिबल नहीं करेगा। अगला जो इंपॉर्टेंट सेक्शन है सेक्शन 22 जो कन्फेशन की बात करता है कि यदि कोई कन्फेशन इंड्यूसमेंट थ्रेट कोअर्जन या प्रॉमिस में किया जा रहा है तो ऐसा किया हुआ जो कन्फेशन है वो इररिलेवेंट होगा। अगला जो इंपॉर्टेंट सेक्शन है वो सेक्शन है 23 कहता है कि कन्फेशन टू पुलिस यदि किसी पुलिस को कन्फेशन किया जा रहा है किसी ऑफेंस का तो भी वो रिलेवेंट नहीं होगा। अगला इंपॉर्टेंट सेक्शन है सेक्शन 24 जो बात करता है कन्फेशन इन ज्वाइंट ट्रायल मतलब मान लीजिए ए और बी दोनों एक्यूज्ड है किसी ऑफेंस के और दोनों पे ट्रायल चल रहा है कोर्ट में। ए ने जो ट्रायल चल रहा है वो ज्वाइंट ट्रायल हो ये कंपलसरी है। यदि ज्वाइंट ट्रायल चल रहा है तो ए ने कोई कन्फेशन किया कि हाँ मैंने मर्डर किया है और इसमें जो है बी भी मेरे साथ था, बी का भी पूरा सहयोग था उस मर्डर को करने में, तो ए के द्वारा जो किया गया कन्फेशन है उसके थ्रू बी को भी पनिशमेंट दिया जा सकता है। सेक्शन 26 भी बहुत इंपॉर्टेंट है जो डाइन डिक्लेरेशन की बात करता है कि जैसे कोई भी ऐसा पर्सन है जो इसे हिंदी में मृत्युकालिक कथन भी कहते हैं, जैसे उसके साथ कोई घटना घटी और वो अपनी बात सामने वाले पर्सन से बता रहा है और बताते हुए उसकी मृत्यु हो गई या बताने के बाद उसकी मृत्यु हो गई तो उसको कहा जाएगा डाइन डिक्लेरेशन। तो ऐसा जो कथन है वो भी रिलेवेंट होगा अंडर 26 ऑफ द भारतीय साक्ष्य अधिनियम। अगला इंपॉर्टेंट सेक्शन है सेक्शन 29 जो पब्लिक रिकॉर्ड एंट्री की बात करता है कि यदि पब्लिक रिकॉर्ड में कोई एंट्री की गई है तो वो रिलेवेंट माना जाएगा। अगला इंपॉर्टेंट सेक्शन है जो रेस जुडिकेटा के नाम से मतलब जाना जाता है, डॉक्ट्रिन ऑफ रेस जुडिकेटा सेक्शन 34 में है। इसमें यह कहा है कि किसी भी केस में यदि किसी को पनिशमेंट दे दी गई है या फिर कोई किसी भी केस का निर्णय दे दिया गया है तो उस केस को दोबारा जो है उसी केस को उसी केस को फाइल नहीं किया जाएगा। अगला इंपॉर्टेंट सेक्शन है जो सेक्शन 39 है वो बात करता है ओपिनियन ऑफ एक्सपर्ट की, किसी एक्सपर्ट का ओपिनियन जो है वो रिलेवेंट होगा अंडर सेक्शन 39 में। अगला इंपॉर्टेंट सेक्शन है सेक्शन 42 जो कहता है कि कस्टम और राइट से रिलेटेड जो ओपिनियन है वो भी रिलेवेंट होगा। अगला इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है वो रिलेवेंट होगा। अगला इंपॉर्टेंट सेक्शन है सेक्शन 43 जो बात करता है यूसेजेस से रिलेटेड जो भी स्टेटमेंट है वो रिलेवेंट होंगे। अगला इंपॉर्टेंट सेक्शन है कि यदि कोई ऐसा स्टेटमेंट किया जा रहा है जो रिलेशन को लेकर के किया जा रहा है तो उसमें जो अगला जो इंपॉर्टेंट सेक्शन है वो है सेक्शन 46 जिसमें कहा है कि किसी भी सिविल केस में यदि किसी पर्सन का कैरेक्टर यदि इंप्यूटेड है तो ये इंप्यूटेड होना ये इररिलेवेंट होगा, इससे कोई भी रिलेवेंसी का कोई भी लेना देना नहीं होगा। अगला इंपॉर्टेंट सेक्शन है 47 जो बात करता है कि किसी भी क्रिमिनल केस में यदि किसी पर्सन का जो कैरेक्टर है वो गुड कैरेक्टर है तो ये रिलेवेंट होगा। और यही बात करें अगले सेक्शन की जो सेक्शन 48 है वो कहता है कि प्रीवियस सेक्सुअल एक्सपीरियंस नॉट रिलेवेंट, मतलब कोई ऐसी लेडी है जिसके साथ सेक्सुअल ऑफेंस हुआ है तो कोई जो अदर पार्टी जो अगेंस्ट पार्टी का एडवोकेट है वो कहते हैं कि इसके साथ पहले भी ये इसके साथ रिलेशन में रही है उनके साथ रिलेशन में रही है, तो ऐसा कहना जो है पहले का उनका जो सेक्सुअल एक्सपीरियंस है वो इररिलेवेंट होगा, रिलेवेंट नहीं होगा। अगला जो इंपॉर्टेंट सेक्शन है वो है 51 ये कहता है कि जुडिशियल नोटिसेबल कोई भी जुडिशियल नोटिस है तो उसको नॉट नीड टू बी प्रूव्ड, कोई प्रूव करने की आवश्यकता नहीं है। अगला इंपॉर्टेंट सेक्शन है 53 जो बात करता है फैक्ट, यदि फैक्ट को एडमिट कर लिया गया है तो ये भी प्रूव करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। अगला इंपॉर्टेंट सेक्शन है जो प्राइमरी एविडेंस की बात करता है सेक्शन 57। 58 जो है सेकेंडरी एविडेंस की बात करता है। वहीं बात करें सेक्शन 60 की तो कब सेकेंडरी एविडेंस जो है दिया जाएगा किस कंडीशन में, ये कंडीशन दिया है सेक्शन 60 में। अगला इंपॉर्टेंट सेक्शन है जो 74 है जो पब्लिक एंड प्राइवेट डॉक्यूमेंट के बारे में बात करता है। अगला इंपॉर्टेंट सेक्शन है कि जो सेक्शन 92 है वो कहता है कि कोई भी अगर ऐसा डॉक्यूमेंट है जो 30 साल पुराना है तो कोर्ट ऐसा प्रिज्यूम करेगी कि वो डॉक्यूमेंट सही है। अगला इंपॉर्टेंट सेक्शन है सेक्शन 93 यदि कोई इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड है जो 5 साल पुराना है तो कोर्ट ऐसा प्रिजम्पशन करेगी कि वो जो है रिकॉर्ड सही है। अगला जो इंपॉर्टेंट सेक्शन है बर्डन ऑफ प्रूफ वो 104 में दिया गया है। अगला इंपॉर्टेंट सेक्शन है 123 जो बात करता है हु मे टेस्टिफाई, यदि कोई जो है एविडेंस दिया जा रहा है तो उसके टेस्टिफाई कौन करेगा कोई। अगला इंपॉर्टेंट सेक्शन है 125 वो बात करता है कि अनेबल टू कम्युनिकेट वर्बली, यदि कोई
यदि कोई जो है गवाह है और वो वर्बली कम्युनिकेट करने के लिए जो है कैपेबल नहीं है, तो वो नॉन वर्बली भी बता सकता है। अगला इंपॉर्टेंट सेक्शन है 141। वो बात करता है कि जज डिसाइड करेगा कि कौन सा फैक्ट, किस फैक्ट की एडमिसिबिलिटी होगी, किस फैक्ट की नहीं, कौन सा फैक्ट एडमिसिबल होगा, कौन सा फैक्ट नहीं। अगला इंपॉर्टेंट सेक्शन है सेक्शन 142, जो बात करता है एग्जामिन ऑफ विटनेस की। अगला इंपॉर्टेंट सेक्शन है 143, जो बात करता है ऑर्डर ऑफ एग्जामिनेशन की। अगला इंपॉर्टेंट सेक्शन है 146, जो लीडिंग क्वेश्चन की बात करता है कि जो भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो लीडिंग क्वेश्चन रहेंगे, उसमें हाँ या ना में जवाब देना होगा, तो वो बात करता है 146 में। अगला जो इंपॉर्टेंट सेक्शन है वो है ये 149, 154, 155, 157 और 162 और 166। इसको एक बार अब देख लीजिएगा। इसमें 162 जो है वो बात करता है कि रिफ्रेशिंग मेमोरी, यदि कोई ऐसा गवाह है जो कई दिनों बाद कोर्ट में बुलाया जा रहा है, तो फिर ऐसी स्थिति में उसकी स्मृति को ताजा करने के लिए उसे पूरा तथ्य जो है पढ़ के सुनाया जाता है। यही हमारे सारे इंपॉर्टेंट सेक्शन है, इनको एक बार आप दोहरा लीजिएगा।